शीशे में खोया हुआ आदमी, अ मैन लॉस्ट इन दी मिरर, ये जोर से नहीं होता, ये ताकत के साथ नहीं होता, ये होता है खामोशी में, उन अनदेखी जगहों में जहां आपको पता भी नहीं चलता कि आप झुक रहे हैं। आप सोचते हैं आप उसे चुन रहे हैं, मगर सिमोन दे बोवार ने एक गहरा स्याह सच फुसफुसाया था। आपको चुना जा रहा है, आपको ढाला जा रहा है, एक ऐसी भूमिका की ओर निर्देशित किया जा रहा है जिसके लिए आपने कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए। ज्यादातर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी ये मानते हुए जी लेते हैं कि वे नियंत्रण में हैं। उन्हें लगता है कि पौरुष, मैस्कुलिनिटी का मतलब है नेतृत्व, अधिकार और आज्ञा। लेकिन नजदीक से देखिए, तार खींचने वाला हाथ प्रभुत्व, डोमिनेशन का स्पष्ट हाथ नहीं होता, बल्कि उस महिला की सूक्ष्म निगाह होती है जिसने जन्म से ही उसका दर्पण, मिरर बनना सीख लिया है। द बोवा ने इसे अन्य, दी अदर कहा था। स्त्री जो स्वयं के रूप में नहीं, बल्कि पुरुष के प्रतिबिंब, उसके विपरीत, उसके समकक्ष के रूप में परिभाषित होती है। और फिर भी इसी द्वितीयक, सेकेंडरी स्थिति में उसने शक्ति का एक गुप्त लीवर खोज लिया, एक पुरुष की स्वच्छवी सेल्फ इमेज को आकार देने की क्षमता, और उसे कभी इसका एहसास भी नहीं होता। जरा सोचिए, जब एक महिला आपको प्रशंसा की निगाह से देखती है तो आप मजबूत महसूस करते हैं। जब वो अपनी नजर हटा लेती है तो आप कमजोर महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप खुद को बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद का वो संस्करण बना रहे हैं जिसके लिए वो आपको पुरस्कृत करती है। यही वो जाल है जिसे द बोवा ने उजागर किया। ये भ्रम कि पुरुष स्वायत्त, ऑटोनॉमस है, जबकि सच्चाई ये है कि वे अक्सर एक महिला की खामोश स्वीकृति पर निर्भर होते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप आजाद हैं, लेकिन आपका हर चुनाव, हर प्रदर्शन, हर बलिदान सूक्ष्मता से एक ही सवाल से निर्देशित होता है, क्या वो मंजूर करेगी? क्या वो मुझे योग्य मानेगी? और इसी सवाल में आप अपनी पहचान की चाबियां उसे सौंप देते हैं। आप इसे रोमांस कहते हैं, आप इसे साझेदारी कहते हैं, लेकिन फूलों और वादों के नीचे द बोवा ने कुछ अधिक भयानक देखा। उन्होंने देखा कि पुरुष अपने जीवन के लेखक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मंच पर अभिनेता के रूप में जी रहे हैं जिसका निर्देशन वो महिला कर रही है, जो खुद को सहायक पात्र, सपोर्टिंग कैरेक्टर कहती है। और यहां एक विरोधाभास है। पुरुष जितना ज्यादा उसका प्यार पाने के लिए झुकता है, उसकी नजरों में वो उतना ही कम पुरुष रह जाता है। वो उसके समर्पण में कमजोरी को भांप लेती है। वो उस मुखौटे से नफरत करती है जिसे वो उसे खुश करने के लिए पहनता है, जबकि वो मुखौटा रखा भी उसी ने था। द बोवा की शिक्षाएं बताती है कि ज्यादातर महिलाएं चिल्लाकर आदेश देने से नहीं, बल्कि वो दर्पण थाम कर नियंत्रण करती है, जिसमें एक पुरुष खुद को तलाशता है। और पुरुष अपनी आत्मा के शून्य का सामना करने से डरकर उस दर्पण में तब तक घूरता रहता है जब तक वो ये भूल नहीं जाता कि वो कौन है। ये नियंत्रण बाहरी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है, अदृश्य है और विनाशकारी है। द बोवा ने इस सच्चाई को आसान नहीं बनाया। उन्होंने इसे उस सटीकता के साथ उजागर किया जो प्यार और ताकत के विरोधाभास के भीतर खुद जी चुकी थी। उन्होंने लिखा था कि पुरुष मोक्ष, ट्रांसेंडेंस की तलाश करता है, जबकि स्त्री को आसन्नता, इमिनेंस में धकेल दिया जाता है। उसे पुरुष की पहचान को प्रतिबिंबित करने, समर्थन करने और मान्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर भी इसी मजबूर भूमिका में वो उसे चुपचाप आकार देने की क्षमता हासिल कर लेती है, ये तय करने की कि वो अपनी ही नजरों में क्या बनेगा। और इसीलिए ज्यादातर पुरुषों को कभी पता ही नहीं चलता कि उन पर स्वीकृति से शासन किया जा रहा है। इसका रहस्य है सूक्ष्मता, सटल्टी। एक महिला शायद ही कभी आपको खुलकर बताती है कि वो आपको क्या बनाना चाहती है। इसके बजाय वो कुछ व्यवहारों को पुरस्कृत करती है, दूसरों को नजरअंदाज करती है
और आपको खुद को उसकी तस्वीर में ढालने का काम करने देती है। ये हमेशा दुर्भावनापूर्ण, मलिशियस नहीं होता। ये अचेतन है, सांस्कृतिक है, विरासत में मिला है, लेकिन ये शक्तिशाली है और ज्यादातर पुरुष इसके प्रति अंधे होते हैं। उन विकल्पों के बारे में सोचिए जो आपको अपने लगे थे। वो हेयर कट जो आपने रखा क्योंकि उसे पसंद आया, वो करियर का निर्णय जिसे आपने व्यावहारिक बताया लेकिन गुप्त रूप से अधिक प्रभावशाली दिखने के लिए लिया, वे शौक जो आपने छोड़ दिए क्योंकि वो उनमें दिलचस्पी नहीं रखती थी। धीरे धीरे आपकी व्यक्तित्व, इंडिविडुअलिटी क्षीण हो जाती है, ताकत से नहीं बल्कि प्रभाव से। द बोवा की प्रतिभा ये दिखाने में थी कि शक्ति हमेशा कवच नहीं पहनती। कभी कभी ये मुस्कान पहनती है, कभी कभी ये भेद्यता, वल्नरेबिलिटी में छिपती है, कभी कभी ये निर्भरता के भ्रम में लिपट जाती है, जबकि वास्तविकता में ये आपके पूरे जीवन की लय को तय कर रही होती है। और पुरुषों, खतरा यहां तेजी से बढ़ता है जब आप उसकी मान्यता, वैलिडेशन के बिना ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आप फंस जाते हैं। आप दूर नहीं जा सकते क्योंकि आप उसके बिना कुछ भी न होने से डरते हैं। आप उसकी निगाह के हटने को अपने अस्तित्व का पतन मान लेते हैं और उस पल में उसे आपको नियंत्रित करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप खुद को नियंत्रित करते हैं उसकी स्वीकृति की सेवा में। द बोवा ने इसे उन पुरुषों की त्रासदी बताया जो खुद को महिलाओं के माध्यम से परिभाषित करते हैं। वे सोचते हैं कि वे प्रेमी, संरक्षक, प्रदाता है, लेकिन अंदर से वे निर्भर होते हैं, उस पहचान पर पलते हैं जो एक महिला उन्हें ऑक्सीजन की तरह देती है। ऑक्सीजन हटा दीजिए और वो आदमी ढह जाता है। ये पतन प्यार का खो जाना नहीं है, ये पहचान का खो जाना है। विडंबना यह है कि आप जितना इस अनकही शक्ति के सामने झुकते हैं, वो आपका उतना ही कम सम्मान करती है। वो आपकी निर्भरता को एक बोझ की तरह महसूस करती है। वो प्रदर्शन, झुकना, आपके किनारों का नरम पड़ना देखती है और बेचैन हो उठती है। जिस चीज ने कभी उसे आकर्षित किया था, अब वही उसे घुटन देती है। द बोवा का स्याह सच ये नहीं है कि महिलाएं बुरी या जोड़तोड़ करने वाली होती है। सच ये है कि उन्हें बचपन से ही सूक्ष्म प्रभाव की कला में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि पुरुषों को उनकी आंखों में मान्यता खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक दर्पण निभाता है, दूसरा उसमें घूरता है, और इस गतिशीलता में ज्यादातर पुरुष खुद को स्पष्ट रूप से देखना भी नहीं सीख पाते। यही कारण है कि इतने सारे रिश्ते अराजकता में नहीं बल्कि शांत विघटन, क्वाइट डिसइंटीग्रेशन में ढह जाते हैं। वो क्रोधित नहीं होती, वो चीखती नहीं, वो बस ठंडी, दूर, उदासीन हो जाती है। और आप सोचते हैं कि आपने क्या गलत किया। आप इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि जिस चीज ने उसके आकर्षण को मार डाला वो आपका आज्ञा पालन था, आपकी पूर्वानुमेयता, प्रेडिक्टेबिलिटी, आपका हताश प्रदर्शन था। उसने आपको नष्ट नहीं किया, आपने खुद को उसके दर्पण में नष्ट कर दिया। द बोवा ने बचने का वही रास्ता सुझाया जिसकी मांग उन्होंने महिलाओं के लिए की थी। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी के माध्यम से स्वतंत्रता, एक प्रतिबिंब के रूप में जीना बंद करना, चाहे वो पुरुष हो या महिला, और अपने ही अधिकार में एक विषय, सब्जेक्ट के रूप में खड़े होने का भयानक कार्य करना। पुरुषों के लिए इसका अर्थ है उसकी निगाह पर निर्भरता की जंजीर तोड़ना। इसका अर्थ है ताली, मान्यता, अनुमति के बिना खुद का सामना करना। और ये एक ऐसा कार्य है जिसे करने की हिम्मत कुछ ही पुरुष कर पाते हैं। द बोवा इस छिपी हुई गतिशीलता को सबसे बेहतर जानती थी क्योंकि वह इसमें जी थी। उन्होंने देखा कि पुरुष ताकत, नेतृत्व और उद्देश्य कैसे दर्शाते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे उसकी पुष्टि के बिना ढह जाते थे। उसने लिखा कि महिलाओं को पुरुष पहचान की मध्यस्थ, आर्बिटर्स बनने के लिए वातानुकूलित, कंडीशन्ड किया जाता है।
कठोर आदेश से नहीं बल्कि शांत अपेक्षा से। और पुरुष चुने जाने की अपनी जरूरत से अंधे होकर स्वेच्छा से उन सूक्ष्म जंजीरों के आगे झुक जाता है जिन्हें वो उस पर रखती है। वो इसे प्यार समझता है, लेकिन ये निर्भरता है। सबसे क्रूर बात यह है कि ज्यादातर पुरुष अपनी ही कैद का बचाव करते हैं। वे जिद करते हैं कि भक्ति नेक है, कि बलिदान वफादारी साबित करता है, कि उसे खुश करना असली पौरुष की निशानी है। फिर भी इन बचावों में वे अपना अंधापन जाहिर करते हैं। वे आजाद नहीं हैं, वे मुड़े हुए हैं, बदले हुए हैं, उसकी निजी मिथ के पात्रों में सिमट गए हैं। और जब वो चरित्र से ऊब जाती है तो वो बिना किसी झिझक के उस आदमी को बदल देती है। यही वो जगह है जहां खतरा तेज होता है। आप उस आदमी को देख लीजिए जो अपनी पत्नी, प्रेमिकाओं या यहां तक कि जिन महिलाओं को वो मुश्किल से जानता है, उनकी स्वीकृति का पीछा करते हुए पूरी जिंदगी बिता देता है। वो प्रभावित करने के लिए कार खरीदता है, वो प्रशंसा पाने के लिए सीढ़ी चढ़ता है, वो उसकी अस्वीकृति से बचने के लिए अपनी इच्छाओं को चुप्पी में दफन कर देता है। और इस सौदे में वो अपनी आत्मा को टुकड़े टुकड़े करके बेच देता है। द बोवा का स्याह सच ये है कि महिलाओं को आपको नियंत्रित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस देखने की जरूरत है। उनकी नजर ही आपके विकल्पों को आकार देने के लिए, आपकी इच्छा को झुकाने के लिए काफी है। और जब आप खामोशी में खुद का सामना करने से बहुत डरते हैं तो उसकी नजर आपका कंपास बन जाती है। बिना महसूस किए आप अपना पौरुष उसे आउटसोर्स कर देते हैं। वो निर्णायक बन जाती है और आप दोषी। त्रासदी यह है कि ये नियंत्रण टिकाऊ नहीं है। वो उस पुरुष का सम्मान नहीं कर सकती जो खुद को केवल उसके प्रतिबिंब में बनाता है। पहले वो ध्यान, प्रदर्शन, पूजा का आनंद लेती है, लेकिन धीरे धीरे वो इसके आर पार देखना शुरू कर देती है। और जब वो ऐसा करती है तो आकर्षण मुरझा जाता है, क्योंकि आप में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो वास्तविक हो। पुरुष नियंत्रण को आराम से भ्रमित करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वो चिल्ला नहीं रही है, अगर वो मजबूर नहीं कर रही है, तो वे आजाद है। लेकिन दबोवा ने उस भ्रम को तोड़ दिया। नियंत्रण नरम हो सकता है, नियंत्रण प्यार के रूप में भेस बदल सकता है, नियंत्रण वो अदृश्य धारा हो सकती है जो आपको खुद से दूर ले जाती है जब तक आप जागते हैं और शीशे में उस आदमी को पहचान नहीं पाते। और यहां वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर पुरुष सुनना नहीं चाहते। आप भी इसमें शामिल हैं। आप स्वीकृति के भ्रम के लिए अपनी प्रामाणिकता का व्यापार करते हैं। आप चुने जाने के नाजुक आराम के लिए अपनी स्वतंत्रता का बलिदान करते हैं। आप खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि भूमिका निभाना अकेले खड़े होने के डर का सामना करने से ज्यादा आसान है। और यही धोखा है जिसके कारण वो आपका सम्मान खो देती है। द बोवा ने जोर दिया कि स्वतंत्रता के लिए विद्रोह की जरूरत है, महिलाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि किसी और को आपको परिभाषित करने देने की इच्छा के खिलाफ। इस नियंत्रण को तोड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा की असनीय खामोशी को सहना होगा। आपको एक प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक विषय बनना होगा। आपको उसकी ताली के बिना जीना सीखना होगा। तभी आप उससे एक समान, इक्वल के रूप में मिल सकते हैं, उसके कठपुतली के रूप में नहीं। समापन। एक पुरुष शायद ही कभी नोटिस करता है कि उसके नीचे की जमीन कब खिसक रही है। वो खुद को बताता है कि वह नेता है, कि उसके फैसले ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन सतह के नीचे सूक्ष्म ताकतें उसे चला रही होती है। इशारे, खामोशियां, अपेक्षाएं, जिनका वो नाम भी नहीं ले सकता। जब तक उसे एहसास होता है, तब तक वो अपना जीवन किसी और की अदृश्य स्वीकृति के इर्द गिर्द बना चुका होता है। और सबसे बुरा हिस्सा ये है कि उसे लगा कि वो हर समय आजादी से काम कर रहा था। सिमोन द बोवा ने देखा कि निर्भरता की भूमिकाओं में ढली हुई महिलाएं बल के बजाय प्रभाव से जीवित रहना सीखती है। वे अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को रहस्यवाद के रूप में नहीं, बल्कि जीवित रहने की रणनीति के रूप में विकसित करती है।
वे जानती हैं कि मार्गदर्शन कैसे करना है, बिना मार्गदर्शन किए दिखे, कैसे मनाना है, बिना कोई आदेश दिए। और पुरुष आश्वासन के लिए उत्सुक होकर इस अनकहे खेल का आसान शिकार बन जाते हैं। जो रोमांस जैसा महसूस होता है वो अक्सर कंडीशनिंग के ज्यादा नजदीक होता है। आपने इसे अपनी जिंदगी में देखा होगा। जिस तरह आप अपनी आवाज का लहजा बदलते हैं जब वो अप्रसन्न दिखती है, जिस तरह आप वो कहने से पहले झिझकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि आप उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरह आप खुद पर संदेह करते हैं, तर्क के कारण नहीं बल्कि उसकी खामोशी के डर से। ये छोटे छोटे समायोजन तब तक जमा होते जाते हैं जब तक आप फिर से ढाले नहीं जाते, आपकी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी स्वीकृति की आपकी जरूरत से। और यहां क्रूर विडंबना है, आप जितना ज्यादा समायोजित होते हैं वो आपको उतना ही कम चाहती है। वह उस पुरुष के लिए नहीं गिरती जो हर हवा के झोंके के साथ झुकता है, वो उसके लिए गिरती है जो अपनी जड़ों में मजबूत खड़ा रहता है, उसके तूफानों से भी नहीं हिलता। लेकिन आपको ये मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि झुकना ही प्यार का रास्ता है, इसलिए आप खुद को गांठों में मरोड़ते रहते हैं जब तक कि आपके पास उस आदमी की एक खोखली नकल, हॉलो इमिटेशन ही नहीं बचती जो आप कभी थे। द बोवा ने जो जाहिर किया वो ये है कि ये हमेशा चेतन, कॉन्शियस नहीं होता। एक महिला को शायद ये भी पता न हो कि उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। उसे जीवन भर सिखाया गया है कि उसका मूल्य अपने आसपास के पुरुषों को आकार देने, समर्थन करने और मान्य करने से आता है। इसलिए वो उस स्क्रिप्ट को प्यार में ले जाती है, उस नुकसान से अनजान जो वो करती है। और पुरुष विपरीत स्क्रिप्ट लेकर चलते हैं कि उनका मूल्य उसकी आंखों में चुने जाने, सराहे जाने, पुष्टि किए जाने पर निर्भर करता है। साथ में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है। दो लोग जो उन्हें चलाने वाली गहरी ताकतों के प्रति अंधे हैं, खुद से पुराने पैटर्न को दोहराते हैं। वो ढालने की उम्मीद करती है, वो मापे जाने की उम्मीद करता है। कोई भी ये पूछने के लिए नहीं रुकता कि क्या ये प्रदर्शन वास्तविक है। कोई भी ये सवाल नहीं करता कि क्या नकाब हटा दिए जाने के बाद प्यार जिंदा रह सकता है। और इसलिए ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। लेकिन बाहर निकलने का एक रास्ता है। हालांकि ये क्रूर है, ये खामोशी से शुरू होता है, उसकी नहीं बल्कि आपकी खामोशी से। खुद को समझाने से इनकार करना, अनुमति मांगने से इनकार करना, स्वीकृति के लिए अपने अस्तित्व को मरोड़ने से इनकार करना। वो खामोशी ज्यादातर पुरुषों को डराती है क्योंकि ये अस्वीकृति, रिजेक्शन जैसी महसूस होती है। लेकिन ये उसी खामोशी में है कि आपकी असली आवाज आखिरकार सुनी जाती है, पहले खुद के द्वारा और फिर दुनिया के द्वारा। इसे शीतलता, कोल्डनेस समझने की गलती न करें। ये महिलाओं से नफरत करने के बारे में नहीं है, नहीं अहंकार में पीछे हटने के बारे में है। ये आपके भीतर उस जगह को वापस पाने के बारे में है जिसे आपने तब छोड़ दिया था जब आपने उसे अपने मूल्य का निर्णायक बना दिया था। एक महिला वास्तव में आपसे तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसकी आंखों से जीना बंद नहीं कर देते, और आप वास्तव में उससे तब तक नहीं मिल सकते जब तक आपको अनदेखा होने का डर नहीं लगता। ज्यादातर पुरुष कभी वो कदम नहीं उठाएंगे। वे इस भ्रम से चिपके रहेंगे कि आराम ही प्यार है, कि आज्ञा पालन ही भक्ति है, कि निर्भरता ही साझेदारी है। लेकिन ये वे झूठ है जो आप खुद से बोलते हैं ताकि उस कठिन सच्चाई से बचा जा सके कि आजादी के बिना प्यार बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये थिएटर है और आप वो अभिनेता है जो भूल जाता है कि वो सिर्फ लाइनें पढ़ रहा है। अगर आप कुछ वास्तविक चाहते हैं तो मुखौटे को जलना होगा, और जब वो जलता है तो आप खुद को अकेला पा सकते हैं, तालियों से रहित, सुरक्षा से रहित। लेकिन उस कच्ची जगह पर आप आखिरकार खुद को बिना किसी विकृति के देखते हैं। उसकी निगाह में अब और प्रतिबिंबित नहीं होते, उसकी खामोशी से अब और नहीं झुकते। आप उस आदमी के आमने सामने खड़े होते हैं
जो आप वास्तव में हैं, और उस जगह से जो प्यार बचता है वो अब प्रदर्शन नहीं है, वो पहचान है। वो पहचान